तो चलो देख रहे हैं हम लोग गति के नियम का लेक्चर 3, ठीक है। तो हम इसमें 2 न्यूमेरिकल करा चुके थे पहले ही। चलो आज तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, तो बोल रहा है गेंद का द्रव्यमान m है, कितना है, जो v1 वेग से बल्ले से टकराती है। कितना वेग से बाबू? v1 वेग से, तथा बल्ले से टकरा कर v2 वेग से वापस लौटती है। कितना वेग से वापस लौट रहा है? यानी v1 वेग से टकरा रहा और v2 वेग से क्या कर रहा है? वापस लौट रहा है। यदि गेंद तथा बल्ले के मध्य संपर्क समय डेल्टा टी है। कितना टी है? तो बल्ले पर लगने वाली औसत बल ज्ञात करें। यानी बल्ले पर कितना बल लग रहा है, औसत बल, वो निकालना। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसका फिगर देखते हैं। तो लो मान लो ये क्या है, एक बैट, क्या है मान लो, ठीक है। अब एक गेंद है ये, इस गेंद का द्रव्यमान कितना है? m है। यहाँ तो बोल रहा है साफ साफ गेंद का द्रव्यमान कितना है, और ये v1 वेग से जा रहा है। यानी इधर गया मान लो कितना वेग से? v1 वेग से। कितना वेग से? v1 वेग से ऐसे टकराया होगा और टकरा करके फिर क्या लौटा होगा? वापस। बोलो लौटा होगा कि नहीं? अच्छा बताओ, गेंद का द्रव्यमान m है, क्या बदल जाएगा? m डैश हो जाएगा। अगर मान लो 200 ग्राम का गेंद है, 200 ग्राम ही रहेगा ना, यानी इसका द्रव्यमान कितना रहेगा? m ही। लेकिन वेग क्या हो जा रहा है? टकराने के बाद v2 हो जा रहा है। यानी जब जा रहा था कितना वेग से? v1 वेग से, और जब लौटा कितना वेग से? तो बोल रहा है इसके मतलब इसके कारण डेफिनेट बल्ला पर बल लगेगा कि नहीं? अगर क्रिकेट खेले होंगे, देखे होंगे, जब बॉल को मारते हैं बैट पे भी बल लगता है कि नहीं? ठीक है। तो एक कितना बल लग रहा होगा, वो बल का मान निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में यहाँ सेट कर लो, इस दिशा में अगर कोई चलता है तो उसको लेते हैं पॉजिटिव, और इधर चलता है तो उसको क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो बोलो v1 नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव? नेगेटिव लेंगे। किधर है देखो, तो इधर आ रहा है। हम क्या बोले थे? इधर होता है प्लस एक्स एक्सिस, इधर होता है माइनस। तो ये किधर जा रहा है? माइनस एक्स एक्सिस, इसीलिए क्या लेंगे? और ये प्लस ही रहेगा, तो वहाँ प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो ध्यान से देखो। अब हमसे क्या पूछ रहा? बल। कौन बल? औसत बल, यानी एफ एवरेज। यही पूछ रहा वो। देखो कितना आसान है, एफ एवरेज तुरंत हो जाएगा। सबसे पहले बताओ, बल का हम फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? संवेग में परिवर्तन बटे समय, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। याद है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। चूंकि अगर याद हो, डेल्टा पी संवेग में परिवर्तन था, m कितना था? v2 माइनस v1 था। इसीलिए बोलिए एफ एवरेज इक्वल टू डेल्टा पी की जगह क्या लिखे? m इंटू v2 माइनस बाय डेल्टा टी। तो जरा ध्यान से देखो, एफ एवरेज इक्वल टू द्रव्यमान कितना है गेंद का? m, तो m की जगह m लेंगे, ठीक है। बोलो v2 पॉजिटिव या नेगेटिव? तो v2 की जगह v2 लेंगे, माइनस v1 क्या लेंगे? माइनस v1 बाय डेल्टा टी। तो बोलो एफ एवरेज बराबर m, बोलो क्या हो जाएगा? v2 प्लस v1 बाय डेल्टा टी। तो ये हो गया इसका क्या आंसर और फॉर्मूला भी। समझ में आया? यानी अगर कभी भी गेंद वाला क्वेश्चन रहे, ठीक है, बैट और बॉल वाला क्वेश्चन रहे, क्लियर है? जैसे मान लो गेंद का द्रव्यमान दे देगा 200 ग्राम, 250 ग्राम, 150 ग्राम, कुछ भी दे देगा, तो m सबसे पहले जो द्रव्यमान देगा उसको kg में चेंज करना। क्या करना? जो भी आए उसको यहाँ लिख देना, ठीक है, और डायरेक्ट बिना कुछ सोचे v1 v2 जो भी रहे उसको क्या कर देना? जोड़ देना, बटे जो समय दिया हो उससे भाग दे देना, निकल जाएगा बल, सीधा सीधे। अब आपको इतना दिमाग खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं, फिगर बनाने की कोई ज़रूरत, डायरेक्ट इस फॉर्मूला में रखिए, आंसर पाइए। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन तो था ही, साथ में ये एक फॉर्मूला क्लियर क्वेश्चन था। क्लियर है? आगे देखें। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद। कितना द्रव्यमान?
150 ग्राम 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है। कितना त्वरण से गतिमान है बाबू? 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब इस पर एक बल 0.1 सेकंड तक कार्य करती है, कितना सेकंड तक? 0.1 सेकंड तक कार्य करती है, तो इसका आवेग का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है? चलो देखते हैं। सबसे पहले जो जो दिया गया उसको लिखेंगे। दिया गया है, बोलो गेंद का द्रव्यमान m बराबर कितना दिया है? 150 ग्राम। अच्छा एक चीज बताओ, हम लोग जो द्रव्यमान लेते हैं फिजिक्स में वो ग्राम में लेते हैं या केजी में? केजी में। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा ही मात्रक लेते हैं। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केजी। क्या होता है? तो केजी में कैसे बदलेंगे इसको? कितना से? 1000। बिल्कुल सही। तो 150 ग्राम है, तो 150 ग्राम को अगर हम 1000 से भागा दे देंगे ना, तो ये हो जाएगा केजी। क्या हो जाएगा? केजी। 0 0 कटा यानी 0.15 केजी। ठीक है ना? ये क्या हुआ? द्रव्यमान किसका? गेंद का। और जो कितना त्वरण चल रहा था, ये बराबर कितना दिया है वो? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बोल रहा है जब इस पर एक बल 0.1 सेकंड तक कार्य करती है, यानी कितना समय तक बल कार्य कर रहा है? टाइम दे दिया 0.1 सेकंड तक। क्लियर है? तो इसका आवेग का मान ज्ञात है। आवेग यानी आई क्या होगा ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आई यानी आवेग, इम्पल्स। तो अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो अब बोलो आई इक्वल टू होता है एफ इंटू टी, डेल्टा टी। एफ इंटू डेल्टा टी। तो बोलो आई बराबर एफ। एफ यानी क्या है? बल। एफ यानी क्या है? बोलो बल तो दिया नहीं दिया? बल नहीं दिया, लेकिन एफ बराबर आप पढ़े हैं एम इंटू ए। एफ बराबर पढ़े हो तो एफ के जगह एम ए इंटू डेल्टा टी। तो बोलो आई बराबर एम। एम कितना दिया है वो? 0.15 केजी। ए का वैल्यू कितना हुआ? इंटू टाइम कितना हुआ? 0.1 सेकेंड। क्लियर है? अब चलो पॉइंट दिए, वाटायत एक आएगा। कितना अंक है? 2 अंक है, 2 0। यहाँ भी पॉइंट है, एक आएगा, एक अंक है, 1 0। क्लियर है? तो बोलो ये तो सीधा सीधी कट गया। क्लियर है? अब चलो देखो कितना हुआ। 15 दूनी 30 गुने 1 30 ही रहेगा, बटे कितना? 100। हाँ 2 से 100 हम नहीं काटेंगे ना, बतवा बराबर आएगा। ठीक है? आसान है। देखो 15 गुने 30 बटे 100 करेंगे ना, तो डायरेक्ट आ जाएगा, तुरंत हमारा आंसर आएगा 0.30। ठीक है? क्या? न्यूटन सेकेंड। क्यों? आवेग है, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। समझ में आया? उससे भी कीजिएगा तो भी यही पहुंचिएगा। क्लियर है? तो शॉर्टकट अपना है, तुरंत आ गया। ठीक है? तो ये रहा मेरा क्वेश्चन। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, जिसका नाम है क्या? गति का तृतीय नियम। गति का द्वितीय नियम आपको पढ़ाए थे, प्रथम नियम भी पढ़ाए थे। बताओ प्रथम नियम क्या था, याद है? वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को नहीं बदलना था। हाँ, कब? जब उसमें गति होता है तब नहीं, जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगे। ठीक है? समझिए, पहला नियम था गति का कि जब तक किसी पिंड पर हम बाहरी बल आरोपित नहीं करें, यानी बाहर से कोई बल नहीं लगाए, तब तक उसके अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी विराम में है तो विराम में ही रहेगा, और गति कर रहा तो गति ही करता रहेगा। यानी किसी का अवस्था में परिवर्तित करने के लिए हमको क्या चाहिए? बल। क्या चाहिए? बल। यही बोला था। दूसरा नियम क्या था बताओ तो? दूसरा नियम का कहना था किसी पिंड पर लगने वाली बाहरी बल उसके संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है। ज़्यादा बाहरी बल लगाओगे तो संवेग में परिवर्तन ज़्यादा होगा, परिवर्तन का दर ज़्यादा होगा, और कम बल लगाओगे तो संवेग में परिवर्तन का दर भी कम होगा। क्लियर है? याद करो, F समानुपाती डेल्टा P बाई डेल्टा T था। क्लियर है? उसी से आया था F बराबर ma आया था। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये था दूसरा नियम। आज हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा नियम। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया था। पहला 2 नियम क्लियर हो चुका है। आज हम लोग तीसरा नियम देखेंगे। इसको कहते हैं गति का तृतीय नियम। कौन नियम? गति का तृतीय नियम। समझो ये क्या है। तो इस नियम का कहना है कि अगर आप किसी भी पिंड पर अगर आप क्रिया करते हैं, क्या करते हैं? तो वो भी आप पर प्रतिक्रिया करेगा। यानी अगर आप किसी पर बल लगाइएगा तो वो भी आप पर बल लगाएगा।
जिसका मान समान होगा, यानी आप 10 न्यूटन बल लगाइएगा तो उधर से भी कितना बल लगेगा, 10 न्यूटन का। आप 20 लगाइएगा तो उधर से भी कितना लगेगा, 20 न्यूटन का ही। लेकिन दिशा ठीक विपरीत होगा। दिशा क्या होगा, जैसे समझिए मेरा कहने का मतलब क्या है। मान लो अभी हम क्या करें, इस बोर्ड पर हम ऐसे करके 10 न्यूटन से एक बल लगाए, क्या लगाए, लगाएंगे नहीं, टूट जाएगा, ठीक ठीक। मान लो ऐसे करके कितना लगाए बल, 10 न्यूटन का। तो अगर हम 10 न्यूटन का अगर हम बोर्ड पर बल लगाएंगे तो बोर्ड भी हम पर कितना लगाएगा, 10 न्यूटन का ही बल लगाएगा, ठीक है। और किधर लगेगा, हम इधर लगा रहे हैं तो बोर्ड हम पर इधर लगाएगा। क्लियर है। यानी इस नियम का कहना है कि जब भी होगा बल ना, वो हमेशा जोड़े में पाया जाएगा। किसमें, क्रिया और प्रतिक्रिया में। बल कभी अकेला संभव हो ही नहीं सकता है। क्लियर है। इसका कहना है कि अगर आप किसी पर बल लगा दिए तो बल हमेशा जो भी आप लगाइएगा जिस पर, उतना ही बल आप पर लगे। हर एक क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है, हर एक क्रिया का एक जो परिमाण में क्या होता है, समान होता है, और दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। चलिए देखते हैं। बोल रहा है इस नियम के अनुसार हर एक क्रिया की समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। हर एक क्रिया का समान परिमाण और विपरीत दिशा में क्या होता है, बोलना जी, एक प्रतिक्रिया होती है। यानी जब किसी वस्तु जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, क्या लगाती है, तब दूसरी वस्तु भी प्रथम वस्तु पर बराबर तथा विपरीत दिशा में बल आरोपित करती है। समझ में आया। यानी आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, यानी कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर अगर बल लगा रहा है तो दूसरा वस्तु भी पहला पर भी क्या लगाएगा, जो कि परिमाण में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं है, समान होगा, ठीक है, लेकिन दिशा में विपरीत होगा। क्लियर है। इसका मतलब समझिए ध्यान से क्या, जैसे मान लो ये कोई एक वस्तु है, ठीक है, और इस पर एक वस्तु रखा, दूसरा वस्तु, ठीक है, ये एक पिंड है, उस पर कोई दूसरा पिंड रखा। क्लियर है। इसको नाम दे देते हैं क्या, M1, इसको दे देते हैं M2। क्लियर है। तो मान लो ये जो है इस पर अगर रखा तो इसका क्या भार इस पर लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो बोल सकते हैं ये इस पर बल लगाया। क्लियर है। तो मान लो बल कितना लगाया, F21 नाम देंगे इसको। क्या नाम देंगे, 21। क्यों, बल कौन लगा रहा, M2, किस पर, M1 पर, तो इसीलिए इसको नाम दिए F21। यानी दूसरी के कारण, सॉरी, F12 नाम देंगे। क्या नाम देंगे, यानी पहली वाली पर लगने वाली बल दूसरी वाली के कारण, किस पर, समझिए इसको पढ़ने का तरीका। F12 अगर लिखा है, F12 नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, F12। क्या पढ़ना है, इसको बोलते हैं 1 मतलब पहली और 2 मतलब दूसरी, और F क्या है, बल। तो पढ़ते कैसे सुनो, पहली वाली पर लगने वाली बल पहली वाली पर दूसरी वाली के कारण, जो बाद में रहा उसके कारण, और जो पहले रहे उस पर। समझ में आया। यानी पहली वाली पर लगने वाली बल दूसरी वाली के कारण। अगर हम नाम देते F21 तो दूसरे वाले बल पर लगा पहले, दूसरी वाली पर लगने वाली बल पहली वाली के कारण। समझ में आया। तो यहाँ क्या कर रहा बता, तो दूसरी वाली क्या पहली वाली बल लगाया कि नहीं लगाया, इसलिए नाम क्या दिए, F12। क्या नाम दे दिए, और बल सदिश, इसलिए क्या लगा दिए, वेक्टर। क्या लगा दिए। तो बोलो क्या M2 इस पर एक बल लगाया, कितना, F12 वेक्टर, कितना, F12। तो बोलो ये इस पर जब बल लगा दिया तो क्या M1 छोड़ देगा उसको, क्या नहीं। क्यों, क्योंकि न्यूटन का कहना है कि अगर आप किसी पर बल लगाते हैं तो वो भी ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो बोलो ये इस पर बल लगाया F12, तो क्या ये छोड़ देगा उसको, ये भी उस पर बल लगाएगा विपरीत दिशा में, इधर बल लगाएगा। और इस बल को नाम जैसे हम दे दिए क्या, F21 वेक्टर। क्या दे दिए, F21 वेक्टर। क्या दे दिए, यानी दूसरी वाली पर लगने वाली बल पहली वाली के कारण। क्लियर है। तो क्रिया कौन किया, M2 किस पर, M1 पर, और प्रतिक्रिया कौन किया, M1 किस पर। तो वही कहना है कि दोनों जो है समान परिमाण का होगा। यानी अगर हम बात करें F12 का और F21 का, दोनों का परिमाण सेम होगा, दोनों का परिमाण। यानी ये अगर 10 न्यूटन बल लगाएगा तो इधर से भी कितना लगा होगा, ये 20 लगता तो उधर से भी कितना लगता, 20 लगता। क्लियर है। लेकिन यही अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि दिशा अलग है।
ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि दोनों का परिमाण समान है और माइनस का चिन्ह बता रहा दिशा क्या है, विपरीत। दिशा क्या है, परिमाण समान है और दिशा क्या है, विपरीत है। क्लियर है, आ रहा समझ में, ठीक। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F12 वेक्टर का मोड अगर लगा दें, ठीक है, तब बराबर क्या हो जाएगा, F2 वेक्टर का मोड। इसका मतलब ये हुआ कि परिमाण में समान है और माइनस लगा है, यानी दिशा में विपरीत। क्लियर है, तो ये था आपका गति का तृतीय नियम। बोलो मुश्किल था, यानी इस नियम में एक ही चीज सत्य मतलब सत्यापित हुआ कि बल जब भी होगा वो जोड़ा में होगा। बल कभी भी होगा किस में होगा, कभी अकेला बल संभव, दिखा दो कहीं पर अकेला बल हो, कभी नहीं होगा। जैसे अब मान लीजिए किसी को एक झापड़ भी मार देते हैं, तो क्या आप पर भी लगता है चोट, आपको भी लगता होगा, देखे होंगे। ज़्यादा जोर से मारिएगा तब आपको चोट भी ज़्यादा लगे। हाँ अलग बात है, मारते मारते आपका हाथ बन गया है तो उतना बुझाएगा नहीं, लेकिन लगेगा जरूर। जैसे मान लो हम दीवार पर एक बल लगा दे, एक घुसा मार दे, तो हम दीवार पर बल लगा, दीवार को चोट लगना चाहिए, लेकिन क्या हमारे हाथ में भी जख्म होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, दीवार हम पे लगाया डेफिनेट। अगर हम उस पर क्रिया किए तो वो भी हम पर क्या किया, प्रतिक्रिया किया। और आप देखिएगा ज़्यादा जोर से मारिएगा आपके हाथ में भी जख्म भी उतने बड़ा होगा, क्यों, जितना ज़्यादा बल लगाएगा उतने ज़्यादा उधर से रिटर्न होगा। कभी अकेला बल नहीं हो सकता, कभी सिंगल बल संभव ही नहीं है। क्लियर है, जब भी होगा हमेशा किस में होगा, जोड़ा में। ठीक, अब कुछ और पूछेंगे, बताइएगा आप लोग, क्या क्रिया और प्रतिक्रिया जैसे यहाँ देख रहे हो दोनों वस्तु पर लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों सटा हुआ है। जैसे मान लो हम इस हाथ पर इस हाथ से अगर हम क्रिया किए तो ये भी उस पर प्रतिक्रिया किया होगा, क्यों, क्योंकि संपर्क में। क्या दूर दूर रह के क्रिया प्रतिक्रिया हो सकता है, ऐसा कभी संभव है कि दो वस्तु दूर दूर में रहे और क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा हो, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के लिए संपर्क में होना जरूरी है, सबसे बड़ा गलत चीज। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। बोलो क्यों, 10 क्लास पढ़े, आवेश भी पढ़े होंगे, तो ये भी जानते होंगे आवेश बल लगाता है एक दूसरे पर। अगर एक धनावेश रहे एक ऋणावेश रहे तो आकर्षित होगा, दोनों धनावेश रहे तो विकर्षित होगा, दोनों ऋणावेश रहे तो भी विकर्षित होगा। बोलो पढ़ा है कि नहीं, तो बोलो सोचो बाबू, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, तो बोलो ये प्लस माइनस को अपनी ओर आकर्षित कर रहा, बोल रहा सुनो ना, आओ ना मेरे पास, तो क्या ये माइनस उसको छोड़ देगा, क्या माइनस भी तो बोलेगी तुम भी आओ ना मेरे पास, तो बोलो यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है, बोलो सटा है क्या, नहीं, संपर्क में तो नहीं है। तो याद रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि सटेगा तभी होगा, ऐसा कोई जरूरी, दूर दूर से भी हो सकता है, याद रहेगा, सटेगा तभी होगा ऐसा कोई जरूरी है क्या, दूर दूर से भी। तो याद रखिए, क्रिया प्रतिक्रिया होने के लिए दो वस्तु का संपर्क में होना जरूरी होता है, जरूरी नहीं होता है, याद रहेगा। जनरली ज्यादातर बच्चा यही सोचता है कि क्रिया प्रतिक्रिया तब होगा जखनी सट तो तक नहीं हो, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दूर दूर से भी हो सकता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण दो आवेश के बीच बल। चुंबक के साथ बचपन में खेले होंगे अगर, तो उसमें भी देखते होंगे, एक चुंबक यहाँ रखी एक चुंबक यहाँ रखी, या तो आकर्षित करेगा तो क्या सटा है, नहीं, तो भी तो लग रहा है कि नहीं। ठीक, तो याद रखिएगा। तो दिमाग में एक चीज सेट कर लो, क्रिया प्रतिक्रिया के लिए जरूरी नहीं कि दो वस्तु किस में हो, संपर्क में। ठीक है, अब चलिए नॉट है, क्या है, क्या बोल रहा है, प्रकृति में बल हमेशा जोड़े में उपस्थित होती है, किसमें, जोड़े समझता है, जोड़ों में मतलब कहाँ, यहाँ नहीं, तो दो को, अच्छा, दो ठो मिलके जोड़ा कहलाता हो, हमको लगा ये सब जोड़ जो है ना यहाँ बल लगता है क्या। अच्छा चलो, तुम लोग नहीं होता कैसे होता मेरा तो याद रखना, प्रकृति में बल हमेशा किस में होता है, जोड़ों में होता है, यानी पेयर में होगा, कभी वह अकेला कभी संभव। बोल रहा एक अकेला विलगित बल कभी संभव, यानी एक अकेला बल कभी संभव नहीं है। क्लियर है। दूसरा क्या बोल रहा है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्यरत होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा क्या होगा, अलग अलग वस्तु पर लगेगा, कभी एक ही वस्तु पर या कभी एक वस्तु पर कार्यरत नहीं हो सकती है। बोलो कैसे, देखो सुनो तो पहले, बोलो यहाँ क्रिया किस पर हो रहा है,
M1 पर हुआ था। M1 पर कौन किया? M2 M2। और प्रतिक्रिया किस पर हुआ? M2 पर। M2 पर। बोलो क्या एक ही वस्तु पर क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है क्या? नहीं। अलग अलग वस्तु पर हो रहा है। जैसे हम इस हाथ पर करेंगे क्रिया तो ये हाथ हम इस हाथ पर किया होगा प्रतिक्रिया। क्लियर है? आप दीवार पर एक घुसा मारिएगा, दीवार पर हुआ क्रिया, प्रतिक्रिया कहाँ हुआ? आपके हाथ पे हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलो जी क्रिया और प्रतिक्रिया बताओ, क्या कभी एक वस्तु पर हुआ? जब भी होगा हमेशा क्या होगा? अलग अलग वस्तु पर होगा। अब सुनो, ज्यादातर बच्चा ये सोचता है कि दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्या कर देगा? कैंसिल। लेकिन करता? बोलो क्यों? चलो समझते हैं। कैंसिल कब होता है? सुनिए ध्यान से। जैसे मान लो ये एक वस्तु है, दिख रहा है? अब इमेजिन करो हम इधर 10 न्यूटन बल लगाए और इधरों 10 लगाए, दोनों तरफ बल समान है, विपरीत दिशा में, तब ये कैंसिल कर दिया, किधर जाएगा? बोलो। इधर 10 लगा, इधरों 10 लगा, बोलो किधर जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, कैंसिल कर दिया। किया कि नहीं किया? लेकिन डरना नहीं, कोरोना तोरोना नहीं है, ठीक, सर्दी है। सुनो, इधर बल लगा 10, इधर लगा 10, तो क्या हुआ? कैंसिल कर दिया। हुआ कि नहीं हुआ? अब सोचो जरा सा, इमेजिन करो यही अगर दो अलग अलग वस्तु पर लगता, पेन है ढक्कन वाला विद ढक्कन, चलो ध्यान से देखो, इसमें ये एक अलग वस्तु, ये है ना? अब जरा ध्यान से देखिए, हम क्या करें, इधर इस पर 10 न्यूटन लगा और इधर 10 इस पर लगा, देखो जरा ध्यान से, कैंसिल हुआ? कहाँ हुआ? कैंसिल होता तब इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। फिर समझिए, जैसे इस पर लगाया अगर हम बल, इधर 10 इधर 10, अब बोलो किधर जा रहा है? तब ना कैंसिल हुआ। लेकिन यहाँ देखो, हम इस ढक्कन पर लगा रहे 10 और इस पर 10, देखो तो कैंसिल हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? आगे बढ़ा से बल लगा ना, क्योंकि ये अलग अलग वस्तु पर लग रहा है। क्या लग रहा है? अब जैसे इमेजिन करो, चलो दूसरे तरीका समझते हैं। मान लो हमसे तुम कर्जा लिया, क्या लिया? मान लो कि सर 10 टका दीजिए सर, आ गई है गुपचुप खिलाना है सर, भूल गए पैसा, दीजिए। ठीक, दिए 10 टका तुमको। ठीक, क्या रुपया लिया था? अरे बोलो ना, ला जाने वाला क्या बात है? सर मांगेंगे ज़्यादा मांगेंगे, 10 टका का क्या? ठीक, तो मान लो 10 टका हमसे कर्जा लिया, ठीक है, और तुम हमको लौटा दिया 10 रुपये, बाद में हमको क्या किया? यानी हमसे लिया फिर हमको दे दिया, तो कैंसिल हो गया। लेकिन मान लो तुम हमसे लिया था 10 रुपया और दे किसी और को दिया, तो क्या मेरा रह गया कि नहीं रह गया? क्यों कैंसिल क्यों नहीं हुआ? तुम 10 रुपया दे दिया, किसी और को दिया ना, हमको थोड़े दिया। उसी तरह अगर मान लो हम इस पर 10 न्यूटन इधर बल लगाएं, तो इसी पर 10 इधर लगाएंगे तब नहीं कैंसिल होगा। एक ही वस्तु लगेगा तब नहीं कैंसिल होगा। हम यहाँ क्या हो रहा है, देखो क्या कर रहे हैं, 10 इस पर लगा रहे हैं और 10 इस पर लगा रहे हैं, अलग अलग पर लगा रहे हैं, क्या कभी कैंसिल होगा? नहीं होगा जी। ठीक, समझ में आया? तो कब कैंसिल होता है? एक ही वस्तु पर लगता है। और क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा क्या होता है? अलग अलग वस्तु पर लगता है। क्या कभी ये कैंसिल होगा? नहीं होगा। तो याद रखिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकता। अगर कर देता ना बाबू, तो हम चल फिर नहीं सकते, चलना फिरना संभव। बोलो क्यों? हम जैसे जमीन पर इस पैर से मान लो क्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो क्रिया कर रहे हैं, जमीन भी हम पर प्रतिक्रिया कर रहा है, जिसके कारण ये दूसरा पैर उठ पा रहा। अगर कैंसिल हो जाता ना, तब तो उठता ही नहीं, बाद में मालूम चलता सर कैसे जाए, सर बुला रही है सर मम्मी, ठीक जा नहीं पाएंगे। बोलो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सिंपल सा चीज है। तो याद रखिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तु पर लगता है, इसीलिए कभी एक दूसरे को कैंसिल। ज्यादातर बच्चा सोचता है अरे देख दियो बल सेम छो और विपरीत दिशा में छो, कैंसिल कर दो, तो ये नहीं होने वाला। यहाँ क्लियर है? तो देखो, क्रिया तथा प्रतिक्रिया दो हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्यरत होती है, या कभी एक दूसरे को यह कभी एक ही वस्तु पर कार्यरत नहीं हो सकती। इसीलिए क्रिया तथा प्रतिक्रिया कभी एक दूसरे को निरस्त मतलब समझ रहे हैं ना, कैंसिल नहीं कर सकता है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? क्रिया तथा प्रतिक्रिया के लिए दो वस्तुओं का संपर्क में होना जरूरी नहीं होता, यानी बिना सटे भी हो सकता है। क्लियर है? अभी तुरंत समझा, दूर दूर से भी हो सकता है। क्लियर है? उसके बाद
चलना, दौड़ना, तैरना, कूदना इत्यादि गति के किसके नियम पर आधारित है? तृतीय नियम पर। देखे ही होंगे, ठीक। चले हो कभी? अरे चले होगे कभी, ठीक, देखे होगे। तो चलते कैसे हैं? गति के तृतीय नियम का कारण। क्यों? जमीन पर आप क्रिया करते हैं तो वो प्रतिक्रिया फिर आप पर होता है, तो इसलिए चल पाते हैं। अब पानी में चल पाते हैं? नहीं। क्यों? क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया नहीं होती। ठीक, प्रतिक्रिया नहीं हो पाता, अब धस से जाते हैं। क्लियर है? इसीलिए वहां पर नहीं चल पाते हैं। क्लियर है? कूदे हैं कभी? कूदे हैं खुशी उसी कभी, ठीक। तो कूदे हैं कैसे? उछलते हैं। हाँ, उछलते हैं। कैसे उछलते हैं? कुछ तो होता होगा। सबसे पहले आप क्या करते होंगे? नीचे एक बल लगाते होंगे, देखते होंगे। कूदने के लिए सबसे पहले नीचे एक बल लगाना पड़ता है, क्रिया करना पड़ता है, क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होता है कि नहीं? अब इमेजिन करो एक छप्पर नरुआ वाला, ठीक है, और उसमें कद्दू का लत मान लो तुम्हारी मम्मी चढ़ा दी थी और वहां कद्दू फरा। क्या फरा? कद्दू जानते हो ना, लंबा लंबा होता है, गोल भी होता है, ठीक। अच्छा, वो नहीं जानेगा तो नहीं समझा पाएगा। मान लो कद्दू का लत चढ़ा, ठीक, और आप क्या हुआ? कद्दू तोड़ने के लिए मम्मी बोले रे चढ़ते, तोड़ते, वहां चढ़ गया। अब मान लो बहुत कमजोर है छप्पर, क्या है? अब इमेजिन करो वहां पर आप आराम से बैठे किसी तरह चढ़ के कद्दू तोड़े और तोड़ के मम्मी को थमा दिए, ठीक है। अब मन किया आपको कि एक बार कूदे यहां से, इस छप्पर पर 3-4 बार कूदे पहले। बोलो, कूदोगे छप्पर टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अरे नहीं कूदते तो आप तो वही है, लेकिन कूदने के बाद क्यों टूटेगा? टूटने की संभावना क्यों हो जाएगा? सुनिए, क्योंकि कूदने के लिए होता है कि आपको क्रिया ज्यादा करना होता है नीचे। क्रिया ज्यादा होगा तो प्रतिक्रिया भी ज्यादा होगा, उसके कारण आप कूद पाते हैं। तो अगर ज्यादा क्रिया कर दिए और छप्पर ले नहीं सकता टूट जाएगा। समझ में आया? यही कारण से बोलता है रे कूद के न आराम से, बोलता है कि नहीं? यही कारण से। अब कितना समझा रे? 64 कम इतने हो गए। चलो यहाँ देखो, चलना, दौड़ना, तैरना, कूदना इत्यादि किसके कारण संभव है? ठीक, याद रहेगा। और क्रिया का मात्रक, यहाँ थोड़ा गलत छप गया है। क्रिया का मात्रक जो होता है वो होता है जूल सेकंड होता है। क्या होता है? जूल सेकंड। क्या होता है? क्योंकि क्रिया एक बल नहीं होता है। बल, ज्यादातर बच्चों से हम पूछते हैं वो क्रिया का मात्रक क्या है, क्या बोलता है? न्यूटन। क्या बोलता है? क्यों? क्योंकि सोच लेता है, सर तो यही समझा रहे थे कि मान लो 10 न्यूटन बल लगाए तो कितना लगेगा उधर से, यानी क्रिया मतलब बल सोच लेता है, जबकि क्रिया बल नहीं होता है। क्रिया बल, क्रिया एक्चुअल में क्या होता है उस चीज को समझो। क्रिया का अगर बात करें तो क्रिया बराबर होता है कार्य गुने समय। क्या होता है? बोलना जी। क्रिया और कार्य एक चीज नहीं हुआ। कार्य जितना समय के लिए लगता है, ठीक है, कार्य जितना, कार्य और वो समय को जब गुना करते हैं तो उस चीज को कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? ठीक, तो याद रखना क्रिया बराबर क्या होता है। तो इसीलिए इसका मात्रक अगर बात करें, ऐसा ही मात्रक अगर निकालें, बोलो कार्य का और समय का, यही कारण से इसका मात्रक क्या होता है? जूल सेकंड। क्या होता है? ज्यादातर बच्चा गलती करता है, सोचता है क्रिया का मात्रक न्यूटन होता है, जबकि क्रिया का सही मात्रक क्या होता है? जूल सेकंड। क्लियर है? कितना होता है? तो चलो आज इतना ही। क्लियर? समझ में आया?